एक छोटे लेकिन संपन्न राज्य में सत्यसेन नामक एक राजा शासन करता था। सत्यसेन एक साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी चंद्रिका अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और प्रजा के प्रति दयालु थी। इस दंपति का एकमात्र पुत्र था, राजकुमार मधुसेन। मधुसेन अपने माता पिता का लाडला था। वह जितना सुंदर था उतना ही साहसी और कुशल धनुर्धर भी। सत्यसेन और चंद्रिका ने उसे एक आदर्श शासक बनाने के लिए राजकाज, युद्ध कौशल और धर्म अध्ययन की शिक्षा दी थी। मधुसेन को बचपन से ही शिकार का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने मित्रों के साथ जंगल में जाकर शिकार करता और साहसिक खेलों में भाग लेता। अपनी कड़ी मेहनत और साहस के कारण वह राज्य की सेना में भी आदर का पात्र बन चुका था। एक दिन मधुसेन ने निर्णय लिया कि वह राज्य के पास के घने जंगल में शिकार करने जाएगा। उसने यह बात अपने पिता से कही। राजा सत्यसेन ने थोड़ी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जंगल खतरनाक हो सकता है, सावधानी बरतना और जरूरत हो तो अपने सैनिकों को साथ ले जाना। लेकिन मधुसेन ने जवाब दिया, पिताजी, मैं अकेले ही शिकार पड़ जाऊंगा। यह मेरे साहस और कौशल की परीक्षा होगी। राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे सतर्क रहने की सलाह दी। सूर्योदय के साथ ही मधुसेन ने अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने उसे उत्साहित कर दिया। हाथ में धनुष और तरकश और दिल में शौर्य का भाव लिए मधुसेन गहरे जंगल में घुसता चला गया। राजकुमार मधुसेन जंगल की गहराई में पहुंच चुका था। चारों ओर घने पेड़, झाड़ियों और पक्षियों की आवाजों ने वातावरण को रहस्यमय बना दिया था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठी एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह लड़की साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सुंदरता और शांत भाव किसी अप्सरा की तरह लग रहे थे। मधुसेन की आंखें ठिठक गईं। जंगल में इस तरह की उपस्थिति चौंकाने वाली थी। वह सोचने लगा, इतने गहरे जंगल में यह लड़की कौन हो सकती है? क्या वह किसी खतरे में है? मधुसेन घोड़े से उतरा और सावधानी से लड़की के पास गया। लड़की ने उसे आते देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराई नहीं। यह देखकर मधुसेन को और भी आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से पूछा, देवी, आप कौन हैं? और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम आनंदिता है। मैं पास के गांव से यहां आती हूं। यह जंगल मेरे लिए एक शांत स्थान है। राजकुमार ने फिर पूछा, लेकिन यह जंगल खतरनाक है। यहां जंगली जानवरों और लुटेरों का खतरा है। क्या आप यहां अकेले सुरक्षित महसूस करती हैं? आनंदिता ने रहस्यमय स्वर में कहा, मैं इस जंगल से परिचित हूं। यहां के पेड़, पक्षी और यहां तक कि जानवर भी मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मधुसेन ने गर्व से उत्तर दिया, मैं राजा सत्यसेन का पुत्र राजकुमार मधुसेन हूं। मैं यहां शिकार के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या तुम सच में एक साधारण गांव की लड़की हो? आनंदिता मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने मधुसेन को जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप शिकार के लिए आए हैं तो इस जंगल में आपको अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। यहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मधुसेन को आनंदिता की बातें कुछ अजीब लगीं। वह सोचने लगा, क्या यह लड़की सच कह रही है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? लेकिन उसके शब्दों और चेहरे के भावों में कुछ ऐसा था जो उसे सम्मोहित कर रहा था। राजकुमार ने सोचा कि वह आनंदिता से और अधिक बातें करेगा और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। तभी आनंदिता ने कहा, अगर आप सच में मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक मेरे साथ चलना होगा। वहां कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। मधुसेन को यह सुनकर एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता महसूस हुई। वह आनंदिता की बात मानने को तैयार हो गया। राजकुमार मधुसेन आनंदिता के साथ जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़ता चला गया। चारों ओर घने पेड़, लताओं से ढके रास्ते और अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, यह क्या जगह है और यह द्वार कहां ले जाता है? आनंदिता ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह वह जगह है जो इस जंगल का सबसे गहरा और छिपा हुआ रहस्य है। इसे विलुप्त लोग कहते हैं, लेकिन यह स्थान हर किसी के लिए नहीं है। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप विशेष हैं।
आनंदिता ने एक मंत्र पढ़ा और द्वार अपने आप खुल गया। जैसे ही राजकुमार ने अंदर झांका, उसने जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। अंदर एक विशाल चमचमाती दुनिया थी। वहां हवा में जादुई रोशनी तैर रही थी। चारों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं, जो किसी प्राचीन सभ्यता की प्रतीत होती थीं। पेड़ों पर स्वर्णिम फल लटक रहे थे और जमीन पर तरह तरह के चमचमाते पत्थर बिखरे हुए थे। लेकिन जो सबसे अधिक चौंकाने वाली बात थी, वह थी वहां खड़ी कई रहस्यमय आकृतियां। वे सभी इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे विचित्र और अपरिचित थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी और वे कोई अनजानी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे थे। मधुसेन यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में आनंदिता से पूछा, ये कौन लोग हैं और यह जगह कौन सी है? तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? आनंदिता ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, ये वे लोग हैं जो इस जंगल के सबसे गहरे रहस्यों की रक्षा करते हैं, और अब आप भी इस राह का हिस्सा बन चुके हैं। मधुसेन को महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही है। उसने अपनी तलवार निकाल ली और सतर्क होकर खड़ा हो गया। तभी आनंदिता ने अपनी आंखों को बंद किया और अचानक उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वह लड़की अब साधारण ग्रामीण लड़की नहीं रही, बल्कि एक दिव्य रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखें अब सुनहरी हो चुकी थीं और उसके चारों ओर एक चमकदार आभा फैल गई थी। उसने गंभीर में कहा, राजकुमार मधुसेन, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। तुम्हें यहां इसलिए लाया गया है क्योंकि तुमसे एक विशेष कार्य करवाना है। लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हें पहले अपने साहस, विश्वास और बुद्धिमत्ता की परीक्षा देनी होगी। राजकुमार को महसूस हुआ कि वह अब एक सामान्य शिकार यात्रा पर नहीं था। वह किसी अद्भुत और खतरनाक कहानी का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही आनंद ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, राजकुमार मधुसेन का मन दुविधा और भय से भर गया। उसके हाथ में पकड़ी तलवार कांपने लगी और वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। आनंदिता की सुनहरी आंखें और चारों ओर फैली दिव्य आभा ने उसे और अधिक असहज कर दिया। तभी आनंदिता ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, राजकुमार मधुसेन, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। मैंने तुम्हें यहां तक इसलिए बुलाया है क्योंकि केवल तुम ही वह काम कर सकते हो जिसे मैं चाहती हूं। मधुसेन ने लड़खड़ाते हुए कहा, क्या काम? मुझे साफ साफ बताओ। मैं इस जंगल में सिर्फ शिकार के लिए आया था। यह सब क्या है और तुम कौन हो? आनंदिता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा शिकार यहां खत्म नहीं हुआ राजकुमार। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। तुम्हें इस जंगल के भीतर छिपे एक प्राचीन खजाने को ढूंढना होगा। लेकिन वह खजाना केवल उसी को मिलता है जो अपना सबसे बड़ा डर और सबसे गहरी कमजोरी का सामना कर सके। तुम्हें इस द्वार के भीतर जाना होगा और वहां उस दैत्य का सामना करना होगा जो खजाने की रक्षा करता है। राजकुमार को यह सुनकर झटका लगा। उसने हैरानी से कहा, दैत्य खजाना? तुम मुझसे किस तरह का खेल खेल रही हो? मैं एक योद्धा हूं, लेकिन मैं किसी जादुई दैत्य का सामना नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं तुम्हारे इस खजाने में रुचि नहीं रखता। मुझे यहां से जाने दो। आनंदिता की मुस्कान एक गंभीर स्वर में बदल गई। उसने कहा, तुम यहां से अब वापस नहीं जा सकते। राजकुमार, तुम्हें या तो अपने भय का सामना करना होगा या फिर इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाना होगा। तुम जो रास्ता चुनो वही तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। मधुसेन असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि वह एक साहसी योद्धा है, लेकिन इस तरह की अजीब परिस्थितियों में उसने कभी खुद को नहीं पाया था। अगर मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, उसने घबराते हुए कहा, तो मुझे क्या करना होगा? और अगर मैं नहीं करता तो क्या मैं सचमुच इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता? आनंदिता ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम्हें इस जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाना होगा, जहां एक प्राचीन गुफा है। उस गुफा में एक विशाल दैत्य सो रहा है जो इस खजाने की रक्षा करता है। तुम्हें उसे हराना होगा, लेकिन याद रखना, वह दैत्य केवल बाहरी शक्ति से नहीं हराया जा सकता। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का भी उपयोग करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यह जंगल तुम्हारा हमेशा के लिए कैद खाना बन जाएगा। मधुसेन के मन में डर का साया मंडराने लगा। उसने सोचा, क्या मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं? अगर मैं असफल हुआ तो मेरी जान जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे ठुकराया
तो मैं अपने राज्य और परिवार को कभी नहीं देख पाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने साहस बटोर हुए कहा, ठीक है, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे यह बताओ कि मैं इस दैत्य का सामना कैसे करूं और क्या मेरे पास कोई सहायता होगी। आनंदिता ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति छिपी है जो इस चुनौती को पार कर सकती है। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी, लेकिन बाकी सब तुम्हारे ऊपर पर निर्भर करता है। याद रखना, तुम्हारे हर निर्णय का परिणाम तुम्हारी नियति तय करेगा। राजकुमार ने भारी मन से चुनौती स्वीकार कर ली और आनंदिता के साथ उस प्राचीन गुफा की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात निश्चित थी, उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन राजकुमार मधुसेन अब तक वापस नहीं लौटा था। राजा यह सोचकर परेशान होते जा रहे थे, क्योंकि दिन भर की शाही गतिविधियों के बाद भी उनका ध्यान केवल अपने बेटे की अनुपस्थिति पर था। धीरे धीरे रात का अंधेरा गिरने लगा, लेकिन जंगल से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई। राजकुमार अब तक नहीं लौटे। राजा ने गहरी चिंता में कहा, जंगल बड़ा और खतरनाक है, हमें कुछ करना होगा। राजा ने तुरंत एक दूत भेजकर सभी मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। थोड़ी ही देर में राज्यसभा में सभी प्रमुख दरबारी, सेना नायक और अन्य अधिकारी उपस्थित हो गए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे राजकुमार मधुसेन सुबह शिकार के लिए जंगल गए थे। अब रात हो रही है और वे अब तक वापस नहीं आए। हमें उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत कार्यवाही करनी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सेनापति वीरसेन ने खड़े होकर कहा, महाराज, जंगल बहुत बड़ा और घना है। वहां जंगली जानवरों के साथ साथ कई रहस्यमय घटनाओं की भी कहानियां प्रचलित हैं। मैं कुछ सैनिकों के साथ जाकर राजकुमार को ढूंढने का प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री ने सलाह दी, महाराज, हमें योजना बनाकर काम करना होगा। जंगल का नक्शा तैयार किया जाए और खोज दल को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाए। इस तरह हम जल्दी खोज सकते हैं। राजा ने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने 3 खोज दल बनाने का आदेश दिया। पहला दल जंगल के बाहरी इलाके की तलाशी लेगा। दूसरा दल जंगल के मध्य भाग में जाएगा। तीसरा दल जंगल के गहरे और अज्ञात क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करेगा। राजा ने स्वयं नेतृत्व करने की इच्छा जताई, लेकिन प्रधानमंत्री और रानी चंद्रिका ने उन्हें रोका। रानी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, राज्य को आपकी आवश्यकता है। आप यहां रह, हम सब मिलकर मधुसेन को सुरक्षित वापस लाएंगे। रात गहरा ही सैनिकों और सेना नायकों का खोज अभियान शुरू हुआ। सैनिक मशालें और हथियारों के साथ जंगल की ओर बढ़े। हर दिशा में कदम कदम पर आवाजें लगाई जा रही थीं। राजकुमार मधुसेन, आप कहां हैं? पहला दल जंगल के बाहरी हिस्से में जंगली जानवरों के निशान और टूटे हुए पेड़ों के संकेतों की जांच करने लगा। दूसरा दल जंगल के भीतर के रास्तों और नदियों की ओर बढ़ा। तीसरा दल, जो सबसे अनुभवी योद्धाओं से बना था, जंगल के अंधेरे और खतरनाक हिस्सों में प्रवेश कर गया। महल में राजा सत्यसेन और रानी चंद्रिका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानी की आंखों में आंसू थे और उनके हाथों में राजकुमार का बचपन का एक खिलौना था। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? रानी ने दुखी स्वर में कहा। राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हमारा मधुसेन एक योद्धा है, वह कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा। हमारे सैनिक उसे ढूंढ निकालेंगे। इसी बीच तीसरे खोज दल ने जंगल के गहरे हिस्से में अजीबोगरीब चीजें देखनी शुरू की। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी रोशनी और रह रहकर सुनाई देती अज्ञात आवाजें उन्हें परेशान करने लगीं। यह जगह सामान्य नहीं लगती। सेनापति वीरसेन ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा, शायद राजकुमार यहीं कहीं है। इधर राजा के सैनिक राजकुमार को खोज रहे थे और दूसरी तरफ वह राजकुमार मधुसेन और आनंदिता अंधेरे जंगल के भीतर चल रहे थे। घने पेड़ों और सन्नाटे के बीच राजकुमार का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ जंगल और भी रहस्यमय और भयावह हो रहा था। आनंदिता के चेहरे पर एक विचित्र शांति थी, लेकिन मधुसेन के मन में असमंजस और भय का सागर उमड़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल और डरावना था। उसके चारों ओर असंख्य चमगादड़
उड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। गुफा के पास खड़ा होकर आनंदिता ने कहा, यही वह गुफा है जहां प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन यह खजाना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मधुसेन ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या अंदर कोई खतरा है? आनंदिता ने सिर हिलाते हुए कहा, इस खजाने की रक्षा एक भयानक राक्षस करता है। वह राक्षस न केवल ताकतवर है, बल्कि वह तुम्हारे मन के सबसे बड़े डर और कमजोरी को पहचान कर उसका इस्तेमाल करेगा। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें केवल अपनी तलवार पर नहीं, बल्कि अपने विवेक और साहस पर भरोसा करना होगा। आनंदिता ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह राक्षस इंसानी रूप में नहीं है। यह एक ऐसे भयानक रूप में प्रकट होता है जिसे देखकर अधिकांश लोग भय भी होकर हार मान लेते हैं। इसकी आंखें आग की तरह जलती हैं और इसका हर कदम धरती को हिला देता है। मधुसेन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं यह खजाना पाने और इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आनंदिता ने राजकुमार को गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। उसने कहा, यहां से तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। याद रखना, अपने डर को नियंत्रित करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अगर तुम असफल हुए तो इस जंगल और गुफा के कैदी बनकर रह जाओगे। मधुसेन ने साहस बटोरा और गुफा में कदम रखा। गुफा के भीतर अंधेरा और ठंड थी। हर कदम पर अजीब अजीब सी आवाजें और गूंज सुनाई दे रही थीं। अचानक गुफा के भीतर एक भारी गड़गड़ाहट हुई। मधुसेन ने देखा कि एक विशाल राक्षस गुफा के भीतर प्रकट हो गया था। उसकी चमकती आंखें और दहाड़ की आवाज ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया। राक्षस ने गुस्से से कहा, कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? अगर तुम खजाना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और साहसपूर्वक कहा, मैं राजकुमार मधुसेन हूं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। राजकुमार मधुसेन ने तलवार थामे राक्षस का सामना किया। राक्षस ने अपनी भयंकर गर्जना से गुफा को हिला दिया। उसकी आग की तरह जलती आंखें और विशालकाय शरीर ने मधुसेन के साहस की परीक्षा शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही राक्षस ने हमला किया, कुछ असामान्य हुआ। राजकुमार ने देखा कि हर बार जब वह तलवार चलाने की कोशिश करता, राक्षस गायब हो जाता और उसकी जगह एक नई छवि सामने आती। कभी राक्षस उसकी मां के रूप में सामने आता, जो मदद के लिए पुकार रही थी, तो भी उसके पिता के रूप में, जो उसे उसकी असफलताओं के लिए डांट रहे थे। यह दृश्य उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ने के लिए था। मधुसेन को समझ में आ गया कि यह राक्षस केवल बल से नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और डर से खेल रहा है। वह गहरी सांस लेकर शांत हुआ और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा, यह मेरे डर का खेल है, मैं इसे हराऊं। राक्षस ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार मधुसेन ने अपनी तलवार को अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए उपयोग किया। उसने अपनी ताकत और विश्वास से राक्षस की छवियों को नष्ट करना शुरू किया। गुफा के अंदर हर बार एक गूंज उठती, तुम जितना मुझसे डरो, मैं उतना ही शक्तिशाली बनूंगा। लेकिन मधुसेन ने बिना विचलित हुए कहा, मैं डर से ऊपर हूं, मैं सत्य और साहस का पुत्र हूं। यह सुनते ही राक्षस की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी जलती हुई आंखें धीमी पड़ने लगीं और उसका विशालकाय शरीर सिकुड़ने लगा। जब मधुसेन ने राक्षस को हराया तो गुफा का माहौल बदल गया। अचानक एक और द्वार प्रकट हुआ। आनंदिता, जो गुफा के बाहर इंतजार कर रही थी, वहां प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली राजकुमार, लेकिन असली खजाना अभी भी तुम्हारी पहुंच से दूर है। तुम्हें दूसरी परीक्षा का सामना करना होगा। राजकुमार को गुस्सा आया। उसने आनंदिता से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? तुमने मुझे यहां क्यों लाया? आनंदिता की मुस्कान गहरी हो गई। उसने कहा, मैं वही खजाना हूं जिसकी रक्षा यह गुफा कर रही है, लेकिन अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और प्रेम से भी विजेता हो। राजकुमार ने दूसरे द्वार में प्रवेश किया। वहां एक विशाल दर्पण का हॉल था। इन दर्पण में उसकी अनगिनत छवियां थीं। हर छवि अलग थी। कहीं वह एक क्रूर शासक की तरह दिख रहा था,
तो कहीं वह एक गरीब और असहाय व्यक्ति की तरह एक गूंजती हुई आवाज आई, अपनी सच्ची छवि पहचानो, जो छवि तुम्हारी है वह तुम्हें खजाने तक ले जाएगी। मधुसेन ने एक एक दर्पण को देखा। हर दर्पण में उसे अपनी अच्छाई और बुराई दोनों दिख रही थी, लेकिन अंत में उसने एक दर्पण देखा जिसमें वह साधारण कपड़ों में था। एक किसान के रूप में उसने उस दर्पण को चुना। दर्पण टूट गया और उसके पीछे एक नई दुनिया प्रकट हुई। वहां आनंदिता खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। आनंदिता ने मधुसेन से कहा, तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। यह खजाना केवल उसे मिलता है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर सके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मधुसेन ने बिना झिझक कहा, अगर मुझे अपने लोग के लिए बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूं। मेरा जीवन उनके सुख और कल्याण के लिए है। आनंदिता की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुमने मेरी सारी परीक्षाएं पास कर ली। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति हूं। इस गुफा का खजाना तुम्हारा नहीं था, बल्कि तुम्हारे राज्य और तुम्हारे लोगों के लिए था। अब यह खजाना तुम्हें सौंपा जाता है। गुफा में छिपा खजाना केवल सोने और रत्नों का संग्रह नहीं था, यह एक ऐसा स्रोत था जो राज्य में हमेशा समृद्धि और शांति बनाए रख सकता था। आनंदिता ने राजकुमार से कहा, इस खजाने का उपयोग केवल सही उद्देश्यों के लिए करना। अगर तुमने इसे स्वार्थ या लालच के लिए इस्तेमाल किया तो यह राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। राजकुमार मधुसेन ने खजाने के साथ अपने राज्य में वापसी की। वहां उसने राजा सत्यसेन और रानी चंद्रिका को सब कुछ बताया। खजाने का उपयोग राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया गया। आनंदिता वापस जंगल में चली गई, लेकिन उसकी यादें राजकुमार के दिल में हमेशा जीवित रहीं। मधुसेन ने सीख ली कि केवल बल और शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, प्रेम और त्याग से ही सच्चा नायक बना जा सकता है। इस तरह यह कहानी साहस, सच्चाई और निस्वार्थ की एक प्रेरणा बन गई। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है।